गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे प्राकल्पना। जैसा कि हमने पढ़ा था, समाजशास्त्र एक नया सब्जेक्ट है जिसके अंदर समाज के बारे में अध्ययन किया जाता है। समाज में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ये समाज में होने वाली घटनाएं विभिन्न समस्याओं, विभिन्न जागरूकताओं, विभिन्न नीतियों को लेकर आती है। तो उसी संदर्भ में सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर है सामाजिक अनुसंधान पद्धतियाँ, और उसमें हम पढ़ेंगे प्राकल्पना। प्राकल्पना पूर्व में किया गया विचार। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है हाइपोथेसिस। हाइपो मतलब टेंटेटिव और थीसिस मतलब स्टेटमेंट, विचार। एक कल्पना, एक प्रस्तावना, एक विचार जिसके बारे में हमें सर्च करना है, जिसके बारे में हमें जानना है। जैसे मान लो हमें शिक्षा के स्तर से समाज में आए बदलाव को देखना है, तो हम एक विचार बनाएंगे, हम एक थॉट अपने दिमाग में लाएंगे कि महिलाओं के शिक्षा के स्तर के बढ़ने से घर में समृद्धि आती है, देश का विकास होता है। ये जो विचार हमारे दिमाग में आया है, यही प्राकल्पना है। और इस प्राकल्पना का ही हम बाद में रिसर्च करते हैं, तथ्य एकत्रित करते हैं, तथ्यों का वर्गीकरण करते हैं और उसके बाद हम सिद्धांत पर पहुंचते हैं। तो इस प्राकल्पना के लिए विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं। इसमें कहा गया है प्राकल्पना एक ऐसा कथन है जो किसी सिद्धांत, संस्कृति, उपमा या व्यक्तिगत अनुभव से प्राप्त किया जाता है। पीटर एच मान ने बताया प्राकल्पना एक काम चलाऊ अनुमान है। अर्थात काम चलाऊ अनुमान है, जो पहले से हमने अनुमान लगाया है, जो पहले से विचार हमने अपने दिमाग में दिया है अपने अनुसंधान के बारे में। पीवी यंग ने कहा है एक कार्यवाहक विचार जो उपयोगी खोज का आधार बनता है, कार्यवाहक प्राकल्पना माना जाता है। बोगार्डस के अनुसार एक प्राकल्पना एक प्रस्थापना है जिसका परीक्षण किया जाना है। ये एक ऐसा विचार है जिसको हम अनुसंधान में परीक्षण करेंगे। परीक्षण के बाद हम इसको सिद्धांत रूप में परिणित करेंगे। गोडे एवं हट्ट के अनुसार प्राकल्पना एक ऐसी मान्यता होती है जिसकी सत्यता सिद्ध करने के लिए उसका परीक्षण किया जा सकता है। तो रिसर्च क्या है? रिसर्च है हमारी प्राकल्पना की सत्यता को सिद्ध करना। प्राकल्पना सत्य भी साबित हो सकती है और असत्य भी। प्राकल्पना, अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि प्राकल्पना क्या है। प्राकल्पना एक विचार है जिसके बारे में हमें अनुसंधान करना है। वर्तमान संदर्भ में कोविड-19 का इफेक्ट हम देख रहे हैं, तो ये कोविड-19 के संदर्भ में हम बहुत सारी प्राकल्पनाएं बना सकते हैं और इन प्राकल्पनाओं को अपने सिद्धांत में ला सकते हैं। अपने सिद्धांत में, अपने अनुसंधान में प्रयोग करके कई सारे रिसर्च हम कर सकते हैं। अब इसकी विशेषताएं क्या है? प्राकल्पना की पहली विशेषता है अवधारणात्मक स्पष्टता। जो भी प्राकल्पना हम बनाएं वह अवधारणात्मक रूप से स्पष्ट होनी चाहिए। जैसे पहले मैंने एग्जाम्पल दिया, महिलाओं के शिक्षा के स्तर के बढ़ने से समाज में परिवर्तन आ रहा है। तो हमारी अवधारणा शिक्षा, महिला, समाज का स्तर कौन सा? आर्थिक स्तर, सामाजिक स्तर, या किस स्तर की हम कल्पना कर रहे हैं, किस स्तर का हम विचार कर रहे हैं, यह बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। तो प्राकल्पनाएं तभी इसका परीक्षण किया जा सकेगा जब ये अवधारणात्मक रूप से स्पष्ट होंगी। इसकी दूसरी विशेषता है विशिष्टता तथा यथार्थता। जैसे कि प्राकल्पना बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, उसी तरह प्राकल्पना बिल्कुल विशिष्ट होनी चाहिए, यथार्थ होनी चाहिए कि वर्तमान संदर्भ में उसका परीक्षण किया जा सके। क्योंकि प्राकल्पना एक परीक्षण योग्य कथन है, एक परीक्षण योग्य तथ्य है जिसकी जांच की जा सकती है। तो विशिष्टता से क्या है? यहाँ हम ये ले सकते हैं कि महामारी कोविड-19 महामारी ने राजस्थान के मजदूरों पर आर्थिक प्रभाव डाला। ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया, विशिष्ट हो गई कि राजस्थान के मजदूर आर्थिक और यथार्थता के साथ भी इसका संबंध है कि ये यथार्थ रूप से परीक्षण किया जा सकता है कि क्या वास्तव में राजस्थान के मजदूरों पर कोविड-19 की स्थिति से आर्थिक प्रभाव पड़ा है। तो इस तरह से प्राकल्पनाएं विशिष्ट होनी चाहिए, यथार्थ से संबंधित होनी चाहिए। इसकी तीसरी विशेषता है प्रयोग सिद्धता। प्रयोग सिद्धता
इसकी डेफिनेशन में भी था कि प्राकल्पना एक परीक्षण योग्य कथन है जिसका कि परीक्षण किया जाता है, जिसको प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जाता है। जब हम प्रयोग द्वारा सिद्ध कर सकते हैं तभी वह प्राकल्पना सत्य या असत्य साबित हो सकती है। तो प्राकल्पना की यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि प्राकल्पनाएं प्रयोग सिद्ध होती हैं। इसकी चौथी विशेषता है उपलब्ध प्रविधियों से संबद्ध। हमें प्राकल्पना वही बनानी चाहिए जिसकी टेक्निक हमारे पास में उपलब्ध हो। उपलब्ध टेक्निक से संबंधित होने पर ही हम उसको सत्य या असत्य साबित कर सकते हैं, उसका परीक्षण कर सकते हैं। इसलिए प्राकल्पनाएं स्पष्ट होने के साथ साथ अपनी प्रविधियों, वर्तमान उपलब्धियों, वर्तमान प्रविधियों से संबंधित भी होनी चाहिए। पांचवी विशेषता है सरलता। प्राकल्पनाएं सरल होनी चाहिए, सबके समझ में आने योग्य होनी चाहिए। कभी भी जटिल प्राकल्पनाओं का निर्माण नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरलता वह यंत्र है जिसको सभी लोग आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से समझ लेने पर ही उसका परीक्षण किया जा सकता है। और प्राकल्पना की अंतिम विशेषता है सिद्धांत समूह से संबंधित। क्योंकि प्राकल्पना को परीक्षण के बाद सिद्धांत ही बनना है, अतः प्राकल्पनाएं सिद्धांत से संबंधित होनी चाहिए। परीक्षण के बाद में वो यदि सत्य साबित होती हैं तो प्राकल्पनाएं सिद्धांत का निर्माण करती हैं, सिद्धांत का रूप ले लेती हैं। तो इस प्रकार हमने समझा प्राकल्पना अनुसंधान का पूर्व विचार है, प्रारंभिक कल्पना है, जिसकी लगभग कई सारी विशेषताओं में से हमने 6 विशेषताएं ली है। अवधारणात्मक स्पष्टता, विशिष्टता तथा यथार्थता, प्रयोग सिद्धता, उपलब्ध प्रविधियों से संबंधित सरलता, सिद्धांत समूह से संबंधित आदि। अब सबसे पहला विचार यह आता है कि प्राकल्पनाओं का निर्माण कैसे होता है, प्राकल्पनाएं बनाई कैसी जाती हैं। तो प्राकल्पना के उद्गम स्रोत, किस प्रकार से प्राकल्पनाओं का निर्माण होता है। तो इसमें 2 भागों में हम बांट सकते हैं, निजी एवं बाह्य। निजी प्राकल्पना अपने विचार, व्यक्ति के स्वयं के विचार, स्वयं के अनुभव, स्वयं का इंटरेस्ट, ये डिसाइड करता है कि वो किस क्षेत्र में अपना रिसर्च करेगा। और बाह्य परिस्थितियां भी उसको प्रेरित करती हैं कि आप इस क्षेत्र में अपना अनुसंधान कीजिए, क्योंकि ये वर्तमान समय की मांग है। जैसे कि अभी ज़्यादातर लोग अपना रिसर्च महामारी के संदर्भ में करना चाहते हैं। जैसे कोविड-19 का स्टूडेंट्स पे इफेक्ट, हायर एजुकेशन पर इफेक्ट, मजदूरों पे इफेक्ट, महिलाओं पे इफेक्ट, कर्मचारियों पे इफेक्ट, व्यवसायियों पे इफेक्ट, इस तरह से कोविड-19 के कई मेडिकल क्षेत्र में इफेक्ट, अनुसंधान में इफेक्ट। तो ये बाह्य परिस्थिति तो कोविड-19 पेंडेमिक, और उसके साथ में अपना स्वतः का अनुभव, इंटरेस्ट, जो प्राकल्पनाओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त प्राकल्पनाओं के मुख्य स्रोतों को कुछ भागों में बांटा गया है। उसमें पहला है सामान्य संस्कृति। हमारी संस्कृति भी हमें प्रेरित करती है कि हम किस तरह के रिसर्च को अपने अनुसंधान में पार्टिसिपेट कराएं, किस तरह के अनुसंधान हम करें, और किस तरह का अनुसंधान हम करें उसके लिए हम किस तरह की प्राकल्पनाओं का निर्माण करें। तो हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, हमारे सांस्कृतिक चिन्ह हमें प्रेरित करते हैं अनुसंधान के लिए और साथ ही प्राकल्पना निर्माण के लिए। इसका दूसरा स्रोत जो मुख्य है, सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन। जो सोशल चेंज आते हैं, वे सोशल चेंज भी हमें अनुसंधान के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं कि पहले ऐसा था तो किस तरह की व्यवस्थाएं थी, और सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन आने पर अब वर्तमान में किस तरह की परिस्थितियां डेवलप हो रही हैं, और इन परिस्थितियों के डेवलप होने से समाज पर, विश्व पर, देश पर क्या इफेक्ट हम देख सकते हैं। तो ये प्राकल्पना निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण आधार हमें उपलब्ध कराता है। प्राकल्पना के मुख्य स्रोतों में एक है वैज्ञानिक सिद्धांत। वैज्ञानिक सिद्धांत, नए नए सिद्धांत बनते हैं, तो नए सिद्धांतों को पढ़ने के साथ ही उसके अदर इफेक्ट्स पर भी हम विचार करते हैं कि क्या हम मंगल ग्रह पर रहेंगे, क्या मंगल ग्रह पर जीवन मिलेगा, और यदि मंगल ग्रह पर जीवन मिलेगा तो
इस पृथ्वी का क्या होगा। इस तरह से जो नए रिसर्च होते हैं वो अन्य प्राकल्पनाओं के लिए भी आधार तैयार करते हैं और अन्य प्राकल्पनाओं के लिए भी एक समय, जगह और सीमा निर्धारित करते हैं। प्राकल्पना के मुख्य स्रोतों में है समरूपताएं, समानताएं, कि पहले भी ऐसे हुआ था, तब क्या था और अब ऐसा हो रहा है तो क्या होगा। तो प्राकल्पनाएं समरूपताओं पर भी आधारित होती हैं कि जैसे व्यक्ति का विकास होता है, इसमें क्या क्या मुख्य भूमिकाएं निभाते हैं और इन मुख्य भूमिकाओं के साथ में हम किस फैक्टर को ऐड कर दें या किस फैक्टर को कम कर दें तो उसके विकास में गति आ जाएगी या उसके विकास की गति रुक जाएगी। तो समरूपताएं विभिन्न परिस्थितियां प्राकल्पना निर्माण के लिए विभिन्न आधार प्रदान करती हैं। व्यक्तिगत अनुभव, प्राकल्पना का मुख्य स्रोत व्यक्तिगत अनुभव। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि प्राकल्पना निर्माण में निजी अनुभव, निजी इंटरेस्ट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परिस्थितियां तो सभी के लिए समान होती हैं, लेकिन कुछ अपने एस्पेक्ट होते हैं, कुछ अपने परसेप्शंस होते हैं और कुछ अपना इंटरेस्ट होता है कि व्यक्ति उसी संदर्भ में अपनी रिसर्च करता है और अपनी प्राकल्पनाओं का निर्माण करता है। इसी के साथ एक बात जुड़ी है, अंतःप्रज्ञा, अपना इंट्यूशन। व्यक्ति अपने इंट्यूशन से, अपने विचारों से, अपनी समझ से भी प्राकल्पनाओं का निर्माण करता है। मैंने एक एग्जाम्पल आपको कोविड-19 का दिया कि कोविड-19 में विभिन्न परिस्थितियां डेवलप हुई हैं और इन विभिन्न परिस्थितियों में हर व्यक्ति अपनी तरह से रिसर्च करेगा, अपनी तरह से रिसर्च करना चाहेगा, अपनी तरह के रिसर्च के फील्ड का चुनाव करेगा और उस फील्ड में भी अपनी तरह से प्राकल्पनाओं का निर्माण करेगा। तो प्राकल्पनाएं अंतःप्रज्ञा से भी प्रेरित होती हैं। प्राकल्पनाओं का अगला स्रोत है अनुसंधान एवं साहित्य। अनुसंधान एवं साहित्य अर्थात पूर्व में किए गए रिसर्च और पढ़ी गई बुक्स कि इससे रिलेटेड रिव्यू ऑफ लिटरेचर हमेशा अनुसंधान में किया जाता है कि पूर्व में इस संदर्भ में किस किस तरह का रिसर्च किया गया है, वही हमें आगे के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है और इस मार्गदर्शन के लिए और इस मार्गदर्शन के साथ साथ हम आगे जाते हैं कि किस तरह अनुसंधान किया जाना चाहिए और किस तरह से प्राकल्पनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। प्राकल्पनाओं के मुख्य स्रोत में अगला है सामाजिक असमानताओं में वृद्धि। सामाजिक असमानताओं में वृद्धि हो जाने से भी रिसर्च के बहुत सारे एरिया खुल रहे हैं और रिसर्च करने के विभिन्न आयाम हमारे सामने आ रहे हैं। तो प्राकल्पनाएं विभिन्न सामाजिक असमानताओं से भी निर्मित होती हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्राकल्पनाओं के मुख्य स्रोत हैं जिनको एक एस्पेक्ट से तो हमने निजी और बाह्य में बांटा था, उसके अतिरिक्त इसको एक अलग एस्पेक्ट से भी हम वर्गीकृत कर सकते हैं और उसमें उस वर्गीकरण का पार्ट है सामान्य संस्कृति। सामान्य संस्कृति को भी हमने दो भागों में बांटा है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और सांस्कृतिक चिन्ह। अगला इसका है सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन, वैज्ञानिक सिद्धांत, समरूपताएं, व्यक्तिगत अनुभव, अंतःप्रज्ञा, अनुसंधान एवं साहित्य और सामाजिक असमानताओं में वृद्धि। तो ये जो हैं प्राकल्पनाओं के महत्वपूर्ण